Hello students, now in this chapter we are going to read about cell structure and function. सेल क्या है, कोशिका, इसका संगठन क्या है और इसके कार्य क्या हैं, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. इसमें आपको मिलेगा चैप्टर में डिस्कवरी ऑफ सेल, द सेल थियोरी, level of organization in multicellular organism, size of the cell, plant and animal cell, a comparison, observing cells, unicellular and multicellular organism, shape of the cell, structure of the cell. ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी. Cell may be compared to bricks assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. We all have our origin in a cell. It is the cell that multiples and assembles to make different parts of our body. This is the reason it is called the smallest basic unit of life. आप सिंपल सेल क्या है, आप एग्जाम्पल के तौर पर कोई बिल्डिंग देख सकते हैं. बिल्डिंग किससे मिलकर बनी होती है? ईंटों से. एक एक ईंट जोड़ी जाती है, ठीक है. फिर क्या बन जाता है? पूरा एक मकान बन जाता है. तो इस मकान में बेसिक जो चीज़ लगी थी वो क्या है? ईंट लगे हैं. ऐसे एक एक ईंट जोड़ के बनाया हुआ है मकान. तो साइंटिफिक लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि ये जो ईंट है ये क्या है? सेल है. इन्हीं ईंटों से मिलकर ये मकान बना है. एक्चुअली ये ईंटें ही जो हैं, आप जो ईंट देखते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसी बिल्डिंग का. उसी प्रकार हमारे शरीर की जो बेसिक किसी भी जीवित कोश, जीवित चाहे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, जो भी नॉन लिविंग तो इसमें खैर नहीं कहेंगे, नॉन लिविंग तो फिर एटम्स वगैरह आ जाएंगे. लिविंग थिंग्स किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से. वो सेल से मिलकर बने हुए हैं. इसीलिए सेल को कॉल्ड द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है. All living organisms are made of cells just as the brick are building blocks of building. Cells are the building blocks of our living organism. Cells are capable of carrying out all the life processes of living organism, such as movement, respiration, digestion, growth, etc. A cell is therefore called the smallest structural and functional unit of life. सभी जो जीवित प्राणी हैं, चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, ये सभी मिलकर बने हुए हैं सेल से. ठीक है. उसी प्रकार जैसे बिल्डिंग बनी हुई है किससे? ईंटों से. तो ये जो सेल है, ये जो शरीर करता है जो कार्य, ये सारा कार्य करने में, वर्क फंक्शन करने में सेल जो होता है कैपेबल होता है. ठीक है. चाहे मूवमेंट की बात हो, चाहे रेस्पिरेशन की, डाइजेशन की, ग्रोथ की, एक सेल ये सब काम कर सकता है. इसीलिए सेल को
A cell is therefore called the smallest structural and functional unit of life. एक कोशिका को, सेल को जीवन की सबसे आधारभूत और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है. डिस्कवरी ऑफ सेल, इसकी डिस्कवरी कैसी हुई? इसकी डिस्कवरी हुई रॉबर्ट हुक, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट के द्वारा. कब? 1665 में, जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार एक कार को किससे देखा? माइक्रोस्कोप से देखा. तो उसको ये ऐसे तमाम ब्लॉक उसमें उसको दिखाई दिए और इनको उसने, एक यूनिट को उसने सेल कहा. सेल मतलब कोठरी, एक एक कोठरी की तरह उसने बताया. तो he observed a slice of cord which a part of bark of a tree by a compound microscope. He observed small particles in the shape of honeycomb. तो उसने छोटे छोटे कणों, पार्ट्स को देखा. तो उसको मधुमक्खी के छत्ते जैसा ये दिखाई दिया. These honeycombs were made up of small boxes. The boxes were from each other by a thin membrane. ये बॉक्सेस जो एक दूसरे से एक पतले से झिल्ली से वो अलग थे. These boxes looked like small prisons, castles to him. और ये सब छोटी छोटी कोठरियों जैसे लग रहे थे, जिसको उन्होंने सेल कहा. So he named these boxes as cell. और इसने इन बॉक्सेस को, ये सब दबे दबे काले 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 काले, उसने सेल नाम दिया. ये है फिगर रॉबर्ट हुक का. ये है कॉर्क सेल्स जो उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा. However, for about 150 years, no progress could be made to further study about cells. With the invention of advanced microscopes like scanning electron microscope (SEM) and transmission electronic microscope, which can magnify up to 2 lakh times further studies in this field. तो अगले 150 साल तक ये सेल्स के स्टडी में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ. ये डेवलपमेंट तब हुआ जब आगे चलकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बने, जिससे चीज़ों को 2 लाख गुना बड़ा करके देखा जा सकता था. तब ये सेल के स्टडीज़ में और डेवलपमेंट हुआ. Observing cells. Cells are generally tiny living structure which cannot be seen by naked eyes. Hence, a magnifying device called microscope is used to observe and study them. सेल इतनी छोटी होती हैं कि उनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. A microscope uses lenses that enlarge the size of an image. माइक्रोस्कोप में लेंसेज लगे होते हैं जिससे किसी भी इमेज को बड़ा किया जाता है. A compound microscope contains 2 lenses, the eyepiece lens and the objective lens. These 2 lenses are combined to produce a large image of the cells and other organelles present inside the cell. एक माइक्रोस्कोप में 2 लेंस लगे होते हैं, एक आईपीस में, ये आईपीस में, और एक ऑब्जेक्टिव में. यहाँ पे लेंस लगा होता है, इसकी वजह से किसी भी इमेज को बड़ा करके देखा जा सकता है. चलिए एक
माइक्रोस्कोप हम देखते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। Once everything's perfectly organized, I'll start working on my thesis. Compound microscope. Objective: to learn about the construction and working of a compound microscope. A compound microscope has multiple lenses which collect light from the object and then focus the light into the eye. These microscopes have the ability to magnify very minute objects to a substantial size, clearly showing details. There are three major parts to the compound microscope: a body tube, an objective lens, and an eyepiece. The body tube is comprised of two smaller telescoping tubes with lenses coaxially mounted at either end. The wider tube holds the objective lens, while the narrow tube holds the eyepiece. The knobs for both coarse and fine adjustment allow the tubes to slide one into another, varying the distance between the two lenses. The lenses are convex with different focal lengths. The lens closer to the object is the objective and has a short focal length, FO, usually below 1 centimeter. The lens nearer the eye is the eyepiece. Although the eyepiece also has a short focal length, FE, it is still greater than the focal length of the objective. A revolving nosepiece, known as a turret, is attached to the lower end of the objective. The turret can be rotated to change the power magnification as necessary. Below the objective sits a flat platform known as the stage. On the surface of the stage, two stage clips hold the slide in place. A small aperture is present in the stage, allowing light into the body. The body tube is arranged on an arm which is connected to a strong base. This arm allows the body of the microscope to tilt. A small mirror at the base of the microscope reflects the light through the stage aperture. Above the mirror, an iris, also known as a diaphragm, is present. Iris helps in controlling the amount of light passing into the stage aperture. Working of the compound microscope. The object O is placed just outside FO, the focus of the objective lens. A real, inverted and magnified image, I1, is formed. The magnified image, I1, acts as an object for the eye lens.
The eyepiece is adjusted such that the image I1 lies within the focus of the eyepiece FE. The eyepiece functions as a magnifying glass and forms a virtual, erect, and magnified image I2 of the object. Magnification of the compound microscope. The magnifying power of a lens is expressed in diameters. A lens magnifying an object 5 times has a magnification of 5 diameters and is written as 5x. The total magnification of a compound microscope is the product of the magnifying power of the objective and the magnifying power of the eyepiece. For example, if the objective has a magnification of 40x and that of the eyepiece is 10x, then the magnifying power of the microscope is 400x. Summary. The compound microscope has a system of convex lenses allowing the magnification of minute objects to that of a very large image. Emma! Cockroach! So जहां उनकी नजर हो आपने आप वही नजर आओ विद गूगल एड्स। ये आपका ऐड इंटरेस्टेड खरीदारों को दिखाए ताकि बिजनेस की गाड़ी चलती जाए। गूगल एड्स, इंटरेस्टेड खरीदार लाए हर बार। तो एक तरीके से साइंस के फील्ड में माइक्रोस्कोप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऑब्जेक्टिव है They're coming straight in. Trust me, I've got nothing. एक्टिविटी है to observe the human cheek. Right and back! They're pushing! Get out of there! सेल थियरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस चैप्टर में है About damn time. Seriously? What's the move? We kill them all. You wanna fight and we happen to fight. Go. I'm with this stuff, but you know I survive. सेल्स के बारे में कुछ बेसिक ये जो आंकड़े Where's the होते spider? मुख्य जो बातें हैं वो क्या है? All living things are made up of cells. सभी जो जीवित वस्तुएं किसी में बनी है cells. The basic structure of all the cells is similar. सभी सेल्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो आधारभूत संरचना होती है, वो बराबर होती है, एक जैसी होती है। बट द सेल्स डिफर इन साइज, शेप एंड फंक्शन दे परफॉर्म। लेकिन सेल अलग अलग साइज की, अलग अलग शेप की और अलग अलग कार्य करने वाली होती है। ओल्ड सेल्स डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। एक सेल, दो सेल, 4 सेल में डिवीज़न होता है उनका, यानी बढ़ती रहते हैं सेल्स। The structure of a living organism is determined by the arrangement of cell. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, उसका संगठन कैसा होगा, ये उसके सेल्स के अरेंजमेंट पर निर्भर करता है, उसके सेल्स की व्यवस्था कैसी है। सेल आल्सो डिटरमाइन हाउ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वेरियस फंक्शन। सेल ये भी निर्धारित करता है कि कैसे एक जीवित प्राणी अपने अलग अलग कार्यों को संपादित करेगा। तो ये बेसिक सेल थ्योरी है, ये आपको याद होना चाहिए, दिमाग में ऐसा रहना चाहिए। अब सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेलुलर सेल के आधार पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? आर दोज विच आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका निर्माण सिर्फ एक सेल से हुआ है। ठीक,
In these organisms, all the functions like nutrition, respiration, excretion, growth, and reproduction are carried out by the single cell. Example: amoeba, paramecium, yeast, and bacteria. तो इन सिंगल सेल जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उनमें एक सेल होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये सारे काम करते हैं. समझ में आई बात? जैसे न्यूट्रिशन यानी पोषण इनमें होता है. दूसरा श्वसन भी होता है. तीसरा इनमें निकर्षण भी होता है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल वो बाहर भी आते हैं. तीसरा इनमें वृद्धि होती है. चौथा, फिर पांचवा इनमें प्रजनन भी होता है. यानी कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो काम होते हैं वो सभी इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं. एक जीवित प्राणी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या डेफिनेशन है? ये फूड लेते हैं, खाते हैं, बढ़ते हैं और वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, वृद्धि होती है, इनमें रिप्रोडक्शन होता है. यही सबसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट फीचर्स हैं और ये सारे यूनिसेलुलर में होते हैं. यूनिसेलुलर एग्जांपल्स क्या हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. Multicellular organisms are those which are made up of more than one cell. Different cells perform specific function. All common plants and animals multicellular. You will be surprised to know that human beings contains trillion of cells. Multicellular organism ये organism है जो एक साथ कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं. अलग अलग सेल्स अलग अलग कार्य करती हैं. सभी पेड़ पौधे और जानवर जो हैं, पशु जो हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं. ठीक है. हैरान करने वाली बात यह है कि एक इंसान में ट्रिलियन ऑफ सेल्स रहते हैं. ट्रिलियन मालूम? 1000, 100, 100,000, 100, sorry, $100 million, 100 billion, trillion. अभी हम 1 ट्रिलियन खाली कर रहे हैं. कितने संख्या हो गए भाई? काई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, 10, फिर से काई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, 10 नील माने 1000 खरब समझ लीजिए. बस 1000 खरब कोशिकाएं होती हैं. मतलब कल्पना से बाहर की चीज़ है. अब सोच लीजिए कि एक इंसानी शरीर में कितने सेल्स होते हैं, तो सेल कितनी छोटी होती होंगी. लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इनका संगठन कैसे होता है? एवरी ऑर्गेनिज्म बिगिंस एज लाइफ एज ए सेल. हर एक जीवित प्राणी का जीवन एक सेल से शुरू होता है. द सेल डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स इन टू इंक्रीज नंबर. सेल
डिवाइड होती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64. Every cell in the body perform a specific function. सेल हर शरीर का हर सेल जो होता है उसका एक अलग काम होता है. The cells performing similar function form a group. ये जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, एक ग्रुप में एक काम करती हैं. This group of cells is called tissue. जब कई सेल मिलकर एक काम करती हैं तो वो किसका निर्माण करती हैं? टिश्यू का. The tissues performing similar function also form a group. और वे टिश्यू जो एक ही काम करते हैं, टिश्यूज का ग्रुप, वो क्या करते हैं? दिस ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड ऑर्गन. जब कई टिश्यूज मिलकर एक काम करते हैं वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं. द ऑर्गन्स आर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक मैनर टू कैरी आउट अ कंप्लीट बॉडी प्रोसेस. अब ये जो ऑर्गन होते हैं एक शरीर के पूरे संरचना को बनाते हैं. दिस अरेंजमेंट शरीर की संरचना, अंगों की संरचना बनाते हैं. ये ऑर्गन का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? ऑर्गन सिस्टम कहलाता है. सो नॉस्ट्रिल, pharynx, trachea, bronchi, lungs and diaphragm arranged to form respiratory system. उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करेंगे श्वसन तंत्र की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स एंड डायफ्राम, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं. कई अंग हैं मिलके. अब ये सिंपल कह सकते हैं कि ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें सभी ऑर्गन, सभी टिश्यू और सभी सेल्स एक जैसी होंगी. वेरियस ऑर्गन सिस्टम आर अरेंज्ड टू मेक एन ऑर्गेनिज्म. और कई तरीके के ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग, dog, cat, it is used actually an arranged group of different organ system like respiratory system, digestive system, circulatory system, excretory system, skeletal. और तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कई ऑर्गन सिस्टम का क्या होता है? ग्रुप होता है. ये आप समरी, एक सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट समरी है, इसको समझने की ज़रूरत है. सेल और सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं. एक प्रकार के सेल, एक प्रकार के टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं. एक प्रकार के ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. और कई ऑर्गन सिस्टम मिला के एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. ये सब आप कॉपी में लिख लीजिएगा. और फिगर बनेगा अमीबा का, पैरामीशियम का, यीस्ट का, बैक्टीरिया का. ये डायग्राम बनेगा कॉपी पे, कलरफुल. और इसके बाद ये देख लीजिए पिरामिड है. सबसे पहले सेल्स, ये सबसे ज़्यादा होती हैं. उसके बाद टिश्यूज, उसके बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये सेल ऑर्गेनिज्म पिरामिड है. ये भी समझने की चीज़ है, ये भी बनेगा कॉपी में. शेप्स ऑफ द सेल. अब सेल की आकार कैसा होता है? Though the basic structure of the cell is same, they differ in shape. हमने वही भी शुरू में पढ़ा था कि हालांकि सेल, सभी सेल्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो समान होता है, लेकिन फिर भी वो आकार और कार्यों में अलग अलग होते हैं. Usually the shape of the cell is closely related to the function that the cell perform. हालांकि ज़्यादातर सेल का जो आकार होता है वो उस कार्य पर निर्भर करता है जो वो सेल करती है. द जनरल शेप्स ऑफ ए सेल आर राउंड, स्पेरिकल, लॉन्ग, पॉइंटेड और ब्रांच्ड. सामान्य तौर पे जो सेल का जो स्वरूप होता है वो होता है या तो गोलाकार या फिर वृत्ताकार, लंबा, बिंदुदार या फिर शाखाकृत. ये सब सेल के शेप होते हैं. We know that amoeba has no fixed shape. हमें मालूम है कि अमीबा का कोई फिक्स स्वरूप नहीं होता, ठोस स्वरूप नहीं होता. इट हैज़ इरेगुलर शेप दैट चेंजेस ऑल द टाइम. इसका जो शेप होता है
वो इरेगुलर होता है जो हमेशा बदलता रहता है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। Amoebas truly are mind-boggling creatures. They crawl by flowing like a liquid. They are naked or dressed. They float like a Death Star, and they are tiny building masters. Not only are we surrounded by them, amoebas are defending our bodies also in this very moment. Welcome to the fascinating world of amoebas. But what are amoebas? They are microscopic. While our human body is made up by billions of cells, amoebas are microbes consisting only of one single cell. Their size ranges between micrometers, about the size of a human blood cell, to several millimeters in size. Recently, amoebas with monstrous sizes, measuring many centimeters, have been found at the bottom of the ocean. But I'm sorry, I didn't get my submarine in time, so we'll keep this one for another video. Amoebas are unicellular organisms. There are many different types of other unicellular microbes, like for example bacteria, yeast, algae, and ciliates. They come in many different forms and shapes and have adapted to almost every possible environment on the planet. Okay, but what sets amoebas apart from these other unicellular organisms? What makes them special? They are shapeshifters. Amoeba is a Greek word meaning to change or to alter. The name is very fitting indeed. Amoebas are masters of vagueness. While all the other organisms we mentioned before, including most of our cells making up our bodies, are trapped in a more or less defined shape, amoebas can change their cell into almost any form they want it to be. Amoebas are indeed shapeshifters. They are a bit like a real-life version of the Star Trek character Odo from the show Deep Space Nine. They can create a temporary limb if they need to move, a so-called pseudopod. They can also transform the cell into a mouth if they want to eat. Yes, they turn their entire self into a microscopic giant mouth. Just look at this beautiful fellow here. This amoeba is chasing a bacteria and almost manages to catch it. It forms a mouth by trying to flow around its prey, engulfing it as a whole. But then just remains there with open mouth, seemingly baffled when the bacteria manages to escape, like somebody played a cookie prank. But eventually, the amoeba prevails. Our white blood cells defend us from disease by gobbling up pathogens, exactly like this. You're looking at a drop of blood magnified by 1,000 times. The red vibrating discs are red blood cells brim with oxygen. They are the reason we breathe. Look closely now. In the center of the screen, a white blood cell is on the prowl. Can you see how similar it is to the amoebas we have seen so far? An army of billions of these amoeba soldiers are keeping you safe in every moment of your life, preventing you getting sick, cleaning up your bloodstream. Keep up the good job, fellow. Dismissed. Amoebas move by flowing like a liquid. I'm sure you have already noticed their movement while looking at the footage. Their shape-shifting abilities allows most amoebas to crawl or rather flow slowly over surfaces. This is called amoeboid movement.
flowing like a living tsunami, is definitely the most defining feature of amoebas. But it is far more complex than that. While most amoebas crawl on substrates, there are also amoebas that swim or float. We will get to these in a moment. To understand amoeboid movement a little better, let's have a look at an amoeba species that builds houses from sand grains. Yeah, this amoeba here has no brain and no nerves, and yet manages to build a house from scratch with sand grains, something that not even snails are capable of. All amoebas without a shell are considered naked amoebas. It's time for some hot tentacle action. This amoeba shapes its cell into tentacles that stick out from underneath its house. In order to move, it attaches a tentacle to the surface and pulls itself towards the point of attachment. On the surface of the tentacle itself, it creates something like microscopic suction pads that it can actuate and release as it wants. Oh, and I should mention, these amoebas can detach their tentacle from their body and reattach it. Look at this. The tentacle is almost completely detached and is only connected to the cell by a single string. The amoeba pulls it back, and the detached limb reattaches seamlessly. Pretty wild, right? Amoebas come in many forms. Like in every weird family, also amoebas have a member that is even weirder. Meet the heliozoans, or sun animals. They resemble indeed a star, more a Death Star to be frank. The rays coming off are called axiopods, keeping them afloat and allowing them to feed. They are the analog of the pseudopod we have seen in the naked amoebas. They float through water and hunt other microbes, but also microanimals like rotifers or tardigrades. This massive heliozoan feasted on some rotifers. You can see it clearly on the shells in its center. Rotifers are microanimals consisting of thousands of cells, so one cell just ate a सो स्टूडेंट आपने अमीबा के बारे में देखा और इसको समझा। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और इसमें क्वेश्चंस आप लोग जितना होगा बना लीजिएगा अपने।